from New Scientist Stephen Public School, Unit 3, Agra. Here I am going to teach a subject Business Studies of class 12, chapter number 5, and the topic is Organizing, Meaning, Process and Importance. तो बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कंटेंट्स क्या हैं इस चैप्टर्स के, जिसमें हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, देन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. After that we will discuss a formal and informal organization, then delegation of authority, and the last topic of this chapter is centralization and decentralization. Now the meaning of organizing. तो सबसे पहले बात करते हैं जो टर्म है ऑर्गेनाइजिंग, उसका मीनिंग क्या है. तो एक डेफिनेशन आपको दी गई है, वहीं से स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइन एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relation for the achievement of a specific goal of organization. तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजिंग है, अगर आप उसका सिंपल मीनिंग जानना चाहते तो आप क्या बोलोगे. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़. क्लियर. तो जो एक कीवर्ड आप बना लोगे, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट. अब बेसिकली जब भी आप ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी कैरी आउट करोगे, रन करोगे, तो उसमें बेसिकली सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, आइडेंटिफाई करोगे एक्टिविटीज़ को, आइडेंटिफाई करोगे थिंग्स को जो भी हैं. ठीक है, देन उसके बाद क्या करोगे, उन एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करोगे. ठीक है, ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो भी ऑर्गेनाइजिंग की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक एक्टिविटी, उनकी ग्रुपिंग करोगे. और ग्रुपिंग करने के बाद अब आप क्या करोगे, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो आइडेंटिफाई करोगे और ये पता करोगे कि उनका बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो. ठीक है, अब जब बेटर यूटिलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, वो आपको कहीं ना कहीं बेटर प्रोडक्टिविटी देगा, और जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं आपको जो गोल बनाया है उसे अचीव करने में हेल्प करेगा. क्लियर हो गया. तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़. ठीक है, विच हेल्प इन अचीविंग अ गोल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज. एक एग्जांपल और बताता हूँ. जस्ट एग्जांपल, आपके स्कूल में एक फंक्शन आने वाला है. जस्ट एग्जांपल, टीचर्स डे, सपोज मान लेते हैं टीचर्स डे आने वाला है. अब प्रिंसिपल मैम ने सभी स्टूडेंट को, स्पेशली क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट को एक टास्क दिया है. ठीक है, या एक एक्टिविटी दी है कि इस बार का जो टीचर्स डे है वो आप सेलिब्रेट करोगे, क्लास 11th स्टूडेंट, क्लास 12th स्टूडेंट. ठीक है, और इसमें क्या करना है, हर क्लास 11th के स्टूडेंट और क्लास 12th के स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. तो अब क्या स्पेसिफाई हो गया कि कहीं ना कहीं आपको जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो आपको अब क्लियर हो गया कि कौन इस एक्टिविटीज़ के लिए मतलब अपने काम करेगा. क्लियर. अब आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करोगे तो सबसे पहले आपको डेट तो स्पेसिफिक क्लियर है कि आप है ना जो भी 5 को जो भी सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे, आप उस दिन सेलिब्रेट करोगे. ठीक है, अब सेलिब्रेट करोगे तो उसके लिए आप किस तरीके से अरेंजमेंट करोगे. सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, आपने सब स्टूडेंट को कलेक्ट किया और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन स्टूडेंट इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे. फर्स्ट थिंग. दूसरा, आप है ना उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे निकालोगे जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो. मतलब मान लो आपने 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिया. अब उस ग्रुप में एक आपने हेड बना दिया, तो कहीं ना कहीं क्या है, उस ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा. मतलब उस ग्रुप में जो भी एक्टिविटी हो रही है उन सभी की रिपोर्टिंग कौन करेगा, जो भी उसका हेड है, जस्ट लाइक अ मॉनिटर. ठीक है, या जस्ट लाइक अ सुपरवाइज़र या कोऑर्डिनेटर जो भी है. ठीक है, अब वो क्या करेगा, उस एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होगा जो भी है. इसके बाद अब रिसोर्सेज अरेंजमेंट हो गया. दूसरा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो आपको स्कूल्स की तरफ से अरेंज हो जाएगा. फिजिकल रिसोर्सेज आपको पता है कि जो भी आप एक्टिविटी करोगे तो या फिर क्लास में करोगे या जो भी अपने स्कूल्स का हॉल है उसमें इसे कंडक्ट करोगे. ठीक है, अब आपने फिजिकल रिसोर्सेज अरेंज कर लिए, फाइनेंशियल कर लिए और ह्यूमन रिसोर्सेज भी अरेंज कर लिए. इसके बाद आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया. अब क्या करोगे, अब आपने जो प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करोगे. जब आप इम्प्लीमेंट करोगे और टीचर्स डे सेलिब्रेट करोगे, और टीचर्स डे जब सेलिब्रेट हो जाएगा तो उसके बाद आप एनालाइज़ करोगे कि जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं या आपने जो गोल सेट किए थे, क्या वो आपके गोल अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं. क्लियर हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. To organize a business activities or business is to provide it with everything
useful to its functioning, raw materials, machines and tools, capital and पर्सनल। ये डेफिनेशन दी गई है हेनरी फ्यूल्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बेसिकली क्या बताया है, इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग को क्या बताया है कि एक ऐसी एक्टिविटी बताई है जिसमें हम कहीं ना कहीं फंक्शनिंग कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं कुछ रॉ मटेरियल को, मशीन्स को, टूल्स को, और जो भी हमारे मैन पावर है उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिससे बिजनेस के जो भी गोल हैं वो अचीव हो सकें। अदर डेफिनेशन भी दे रखी है, जिसमें हम एक डेफिनेशन और डिस्कस कर लेते हैं जी आर टेरी की। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द इस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या है कि जो भी अथॉरिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट करना। रिलेशनशिप अमंग सिलेक्टेड वर्क, पर्सन एंड वर्क प्लेस। मतलब 3 थिंग्स आ गए। तो वर्क आ गया, आपकी क्या एक्टिविटी है, दूसरा पर्सन को ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, और वर्क प्लेस जो भी आप इसे कैरिड आउट करोगे वो ऐसा प्लेस। इन ऑर्डर फॉर मेकिंग द ग्रुप टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। मतलब साथ मिलके आप किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी फंक्शन को कैसे रन करते हो, ये बताता है आपको ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर। इन जनरल वर्ड्स अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको की टर्म बताया था, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या होता है, अरेंजिंग। ठीक है, तो अरेंजिंग हम क्या कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं और वो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, और उन्हें हम अरेंज करेंगे इन ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं होगी, जिससे जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच शेप द सिस्टम ऑफ वर्किंग। तो बेसिकली क्या है, जो मैनेजर है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग की जो भी फंक्शनिंग है, ठीक है, वो किस तरीके से रन कर रही है, उसका टाइम टू टाइम क्या करता है, एनालाइज करता रहता है रिजल्ट को, ठीक है, और एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। और ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में वो एक क्या करता है, एक सिस्टम को मेंटेन करके चलता है, और ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है ये डिपेंड करता है जो भी मैन पावर है, जो अदर रिसोर्स हैं उस पर। फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल प्लान टू कंडक्ट स्पोर्ट डे और एनुअल फंक्शन, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट आर असाइनिंग डिफरेंट ड्यूटीज़। मान लो आपके स्कूल्स में स्पोर्ट डे या एनुअल फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, और उसके लिए कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स को असाइन किया गया है, उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई है। वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज एंड अ कोऑर्डिनेटर इज़ अपॉइंटेड। रिसोर्सेज अरेंज कर दिए गए हैं और हर रिसोर्सेज अरेंज कर दिए हैं, और उसके लिए कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट कर दिए गए हैं। whom everyone report for the work done and pending। और हर किसी क्या करे, हर कोई क्या करेगा, उस वर्क के लिए जिम्मेदार होगा, वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट करेगा। द होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो मतलब कुल मिला के जितना भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। प्रोसेस मीन्स क्या होता है, सर्टेन काइंड ऑफ स्टेप, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर द प्लान। मतलब जो भी हमने प्लान बनाए थे, ठीक है, और प्लानिंग क्या है, एक इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो भी प्लान बनाए हैं, अब उस प्लान के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसका डिवीजन करेंगे, जो भी वर्क है, मैन पावर है, उन सभी का। द डिवीज़न ऑफ वर्क मेक श्योर देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब जब भी डिवीज़न ऑफ वर्क करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। एंड देयर इज़ नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वर्क का, वो सभी पर्सन पर इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के पास तो 80% वर्क दे दिया, किसी के पास 10% वर्क दे दिया है, तो कहीं ना कहीं ये इक्वलिटी वाली बात नहीं रहेगी। वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़। और वर्क ऐसा होना चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली शेयर किया जाए। द मैनेजर डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट। अब मैनेजर क्या करता है, जो होल वर्क है उसे स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, और एंड ईच यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड अ जॉब। और हर यूनिट जो है वो क्या कहलाएगी, जॉब कहलाएगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बैंक एवरी इंडिविजुअल इज असाइन अ जॉब। अब बैंक में क्या होता है, हर इंडिविजुअल के लिए एक जॉब या एक ड्यूटी असाइन की जाती है। वन कैशियर एक्सेप्ट कैश। एक कैशियर होता है जो क्या करता है, कैश को एक्सेप्ट करता है। वन कैशियर मेक पेमेंट। ये कैशियर क्या होता है, जो आपको पेमेंट देता है। वन पर्सन इशू चेक बुक। एक पर्सन होता है जो क्या करता है कि चेक बुक को इशू करता है। वन पर्सन रिसीव चेक। और एक क्या करता है, जो रिसीव चेक हैं वो रिसीव करता है। विद डिवीजन ऑफ वर्क इनटू जॉब्स द बैंक वर्क वेरी स्मूथली एंड सिस्टमेटिकली। अब बेसिकली क्या हुआ, अगर ये डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो वर्क है बैंक का, वो कहीं ना कहीं क्या होता, उसमें करने में प्रॉब्लम आती है, और जो टारगेट है उसे अचीव करने में
प्रॉब्लम आती है। अब क्या किया है इसमें, जो भी वर्क है उसे डिवाइड कर दिया ना यूनिट्स, जिसे हम बोलते हैं जॉब, जिससे बैंक की जो फंक्शनिंग है स्मूथली रन कर रही है और सिस्टमेटिकली रन कर रही है। नाउ द सेकंड स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन अ स्मॉलर यूनिट और स्मॉलर जॉब्स रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। अब क्या करेंगे, जो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब हैं, एक सेम नेचर की जॉब्स हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड कर देंगे, ठीक है, और उसके लिए हम क्या कर देंगे, उन्हें एक डिपार्टमेंट के अंडर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। द डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स बेसिकली है क्या, ग्रुपिंग कर रहे हैं जो भी जॉब्स हैं उनकी, ठीक है। तो एक की टर्म्स से याद रखना, डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कैन बी शेयर डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे। और इसे हम कब कैसे करेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा वैसे ही करेंगे। बट द मोस्ट कॉमन टू वे आर, इसके दो तरीके होते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन के। एक तो होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। मतलब जो भी जॉब्स हैं वो कॉमन हैं, ठीक है, सेम नेचर की हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, वन डिपार्टमेंट के अंडर उसे इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब जितना भी वर्क है प्रोडक्शन से रिलेटेड उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखेंगे, जितना वर्क है परचेज से रिलेटेड उसे परचेज डिपार्टमेंट में रखेंगे, जितना वर्क है सेल्स से रिलेटेड उसे सेल्स डिपार्टमेंट में रखेंगे, ठीक है। जॉब्स रिलेटेड टू सेल्स आर ग्रुप्ड अंडर सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो इन सभी को उसी नेचर्स की जॉब के अकॉर्डिंग इंक्लूड करेंगे इन अ डिपार्टमेंट। Now the second way of departmentalization is divisional departmentalization. When an organization is producing more than one type of product, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एक टाइप से ज़्यादा टाइप्स के प्रोडक्ट को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, देन दे प्रेफर डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो उसने क्या करना पड़ेगा, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा। अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, सेम नेचर के जॉब्स को इंक्लूड कर रहे थे, अब इसमें क्या डिफरेंट नेचर्स के हो गए हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल एंड मेडिसिन्स, देन जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, जॉब्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल अंडर वन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। मतलब अब आपने इधर देख लिया, इधर तीन तरीके की एक्टिविटी आ रही है, कॉस्मेटिक अलग है ठीक है, तो उसे अलग डिपार्टमेंट में रखेंगे, टेक्सटाइल अलग उसे अलग डिपार्टमेंट, और मेडिसिन अलग है उसे अलग डिपार्टमेंट है। अब आपने देखा होगा इन सभी में सेम नेचर का कोई चीज़ नहीं, सिमिलरिटी है ही नहीं, सब अलग अलग एरिया के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइंड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। अब क्या किया जाएगा, ड्यूटी असाइन की जाएंगी। ड्यूटी किस बेसिस पे असाइन की जाएंगी, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं उसके अकॉर्डिंग। द वर्क इज़ असाइन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। और जो भी वर्क असाइन किया जाएगा, जो भी इंडिविजुअल है उनकी क्या एबिलिटी है, उनकी क्या कैपेसिटी है, ठीक है, उनकी क्या पावर है, उसके बेसिस पर वर्क डिसाइड किया जाएगा। एम्प्लॉयज़ आर असाइन ड्यूटी बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। और बेसिकली क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मतलब ड्यूटी डिसाइड की जाएगी उन एम्प्लॉयज़ की, और ठीक है, और उन्हें ड्यूटी डिसाइड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब उनकी जॉब से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशन है वो डिस्क्राइब किए गए होंगे उस डॉक्यूमेंट में, इसलिए बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइन एंड कंटेन्स क्लियरली डिफाइन द कंटेंट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द जॉब। मतलब जो भी जॉब वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या ड्यूटीज़ हैं उनकी, ठीक है, क्या कंटेंट्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब डिसाइड किया जाएगा इस डॉक्यूमेंट में। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटी इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, द एम्प्लॉय हैव टू परफॉर्म द जॉब एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड सम अथॉरिटी। अब इसलिए क्या है, अब यहाँ क्या किया जाएगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, एक अथॉरिटी असाइन की जाएगी। सो इन द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ऑल द इंडिविजुअल आर असाइंड सम अथॉरिटी मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म। मतलब ऐसी अथॉरिटी असाइन की जाएगी जिससे वो जो वर्क कर रहे हैं वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी रिजल्ट्स in creation of supervision, subordinate relationship and the questions of whom report to whom clarify। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, जो भी वो वर्क कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्टिंग हो रही है
उसे क्लियर किया जाएगा, मतलब क्लैरिफाई किया जाएगा। द इंडिविजुअल ऑफ हायर अथॉरिटी बिकम द सुपीरियर एंड विद लेस अथॉरिटी बिकम द सबऑर्डिनेट। जो इंडिविजुअल है हायर अथॉरिटी का उसे सुपीरियर बनाया जाएगा और जो लेस अथॉरिटी का उसे सबऑर्डिनेट बनाया जाएगा। तो इस तरीके से उनकी ड्यूटीज़ भी असाइन किए जाएंगे। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी मैनेजरियल हिरार्की गेट क्रिएटेड। और बेसिकली ये अथॉरिटी के बेसिस पे ही जो मैनेजरियल की हिरार्की है उसे क्रिएट किया जाएगा। जैसे जैसे एग्जांपल, हर डिपार्टमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो हायर अथॉरिटी के बेसिस पर, ठीक है, या टॉप लेवल बोलते हैं इसे। दूसरा होता है मिडिल लेवल और लास्ट होता है बॉटम लेवल। तो टॉप लेवल में जितने भी हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है, मिडिल में जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं, और लास्ट जो बॉटम है उसमें जो भी वर्कर्स हैं उन्हें रखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, देन चेन ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो द हिरार्की। आपने प्रिंसिपल्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में हेनरी शोल के। तो ये प्रिंसिपल्स वही कहीं ना कहीं क्लैरिफाई किए जा रहे हैं आपके सामने। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो हेल्प इन क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल लेवल। जैसे मैंने आपको बताया था, मैनेजरियल लेवल क्या है, टॉप अथॉरिटी, मिडिल अथॉरिटी और बॉटम अथॉरिटी। तो उसके बेसिस पर ये लेवल भी डिफाइन किए जाएंगे उसी के बेसिस पर। द मैनेजर विद मैक्सिमम अथॉरिटी आर कंसीडर्ड एज टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होगा, और जिसके पास टॉप से कम है वो मिडल में होगा, और जिसके पास लेस अथॉरिटी है वो बॉटम में होगा। क्लियर डिफाइन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सबसे पहले हमने क्या किया था, डिवीजन ऑफ वर्क किया था। देन उसके बाद ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन किया। देन ड्यूटीज असाइन कर दी, लास्ट स्टैब्लिशिंग कर दी, जो भी रिपोर्टिंग है, जो भी वर्किंग चल रही है, ठीक है, और उसकी रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर दी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट इज बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइन अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। मतलब क्या है, हर इंडिविजुअल का असाइनमेंट किया जा रहा है, मतलब असाइन की जा रही है ड्यूटीज़, ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है, जो भी टोटल वर्क है उससे रिलेटेड। ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट एंड smaller units and assignment of units according to the qualification needs लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। और बेसिकली ये स्पेशलाइजेशन किस बेस पे किया जा रहा है, जो भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके बेस पर ये डिसाइड किया जाएगा। तो मतलब क्या है, जो क्वालिफाइड हैं उनके लिए बेनिफिशियल है मोस्टली, देखा ना, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, मतलब हर किसी को बेनिफिट मिलेगा जो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं उन सभी को। द स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ परफॉर्मिंग वन जॉब रिपीटेडली। और मतलब स्पेशलाइजेशन कब आता है, स्पेशलाइजेशन जब हम कोई भी काम बार बार करते रहते हैं, जस्ट लाइक एक्सपीरियंस, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट बेनिफिट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। It is clearly defined that what all and how much power and authority is enjoyed by different individual और manager। जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताया था उसमें हर किसी की पावर दी गई है। अब कौन सा इंडिविजुअल किस तरीके की पावर है उसके पास और किस तरीके की मतलब जो भी अथॉरिटी दी गई है उसे किस तरीके से इंजॉय कर रहा है, ये क्लियरली डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। ईच वर्क मैनेजर नो वेरी क्लियरली टू whom he can give order and फ्रॉम whom he has to receive the order। मतलब एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए वो किससे ऑर्डर देगा फर्स्ट थिंग, और उसे ऑर्डर किससे मिलेगा। जस्ट लाइक मिडल मैनेजमेंट की बात करते हैं या मिडल लेवल की बात करते हैं, उसमें मान लो कोई भी सबऑर्डिनेट है, अब उसे अथॉरिटी मिलेगी जस्ट लाइक टॉप अथॉरिटी से, ठीक है, और वो ऑर्डर किसे देगा, बॉटम लेवल के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं। क्लियर। तो द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज़ क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग। तो सारे जो भी रिलेशनशिप है वर्किंग से वो सब डिसाइड किए जाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट बेनिफिट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। जैसे हम बात कर रहे थे कि किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए या रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज द जॉब आर असाइन टू डिफरेंट इंडिविजुअल बाय क्लियरली डिसाइडेड और डिफाइनिंग द जॉब इन द जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। मतलब एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया था, उस डॉक्यूमेंट में यही बताया गया था कि किस इंडिविजुअल की क्या ड्यूटी है, ठीक है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वर्क भी डिसाइड किया गया था। अब इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से क्या होगा, जो वर्क है उसका डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा और ना ओवरलैपिंग होगी। सो देयर इज़ नो चांसेस दैट द सेम वर्क इज़ परफॉर्म बाय 2 और मोर इंडिविजुअल। तो मतलब सेम वर्क ऐसा नहीं होगा कि हर इंडिविजुअल कर रहा है, वो हर इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट इज और इम्पोर्टेंस इज adoption to change। whenever the change take place in the business environment, then with the help of organizing function these changes
can be adopted systematically because organizing function created डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज़ अंडर ईच डिपार्टमेंट। मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई चेंज करना है तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसे अच्छे से, ठीक है। विद दिस चेंज कैन बी अडॉप्टेड ओनली इन द एरिया विच मे बी अफेक्टेड बाय दिस चेंजेस एंड चेंज कैन बी इजीली कम्युनिकेटेड टू होल ऑर्गेनाइजेशन टू डिपार्टमेंट। अब मान लो कोई चेंज कर रहे हैं तो पूरे डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए, सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिससे सब अवेयर हों उस चेंज के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी सुटेबली मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू चेंज। और बेसिकली जो चेंज करने में कौन हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन in the organizing function. The similar and the related job are grouped under one department, which leads to uniformity or unification of efforts and harmony in work. अब इसलिए क्या किया जा रहा है इसमें, ठीक है, एक ग्रुपिंग की जा रही है, वो ग्रुपिंग की जा रही है सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब और सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क के, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे तरीके से फोकस कर सकता है एक्टिविटी पर। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट कीपिंग इन माइंड द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन या जो टॉप अथॉरिटी है वो क्या फोकस करेंगे, वो ये फोकस भी करेंगे कि क्या एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप है या नहीं है। वाई ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इम्प्रूव। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की हेल्प से जो भी रिलेशनशिप हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज and proper division of work and departmentalization, companies can easily meet the changes or challenges and can expand their activity in a planner manner. अब बेसिकली क्या होगा, जब हम बेटर तरीके से अपने रिसोर्स को यूज़ कर सकेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अपने बिजनेस को और कहीं ना कहीं ग्रोथ करेंगे इन अ मार्केट। नाउ द नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फंक्शन होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई डेलीगेटिंग द रूटीन द मैनेजर कैन कंसंट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड एंड द वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। अब मैनेजर क्या करता है, टाइम टाइम मतलब क्या करता है, जो मेथड्स हैं या काम करने का जो तरीका है उसे क्या करता है, इम्प्रूव करता रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आज का टाइम है चेंज का, ठीक है। इट गिव्स them time to innovate new technology and area for growth of the companies। और मैनेजर क्या करता है, जो टाइम टाइम न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं उससे अवेयर होता है, ठीक है, उसे इंट्रोड्यूस करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ साथ जो भी डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ ग्रोथ करनी है वहाँ हेल्प करते हैं। डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ मैनेजर। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है टोटली कि जो भी वर्कलोड है मैनेजर का वो रिड्यूस हो जाए, बट इट इज़ ऑल्सो हेल्प दैम टू यूज़ एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल फॉर मोर क्रिएटिव वर्क। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और मैन पावर है उनका बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है, और यूटिलाइजेशन कैसा, जो कि इनोवेटिव होना चाहिए और साथ साथ क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, और जो आइडियाज़ होने चाहिए वो फ्रेश आइडियाज़ होने चाहिए, कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट, हमने अभी डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, देन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अडॉप्टेशन टू चेंजेस, देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एंड लास्ट importance and significance is development of personnel. So student, this is the first lecture of chapter number 5, organizing. Student, if you have any query, please ask to me and clarify and clear your doubt. Thank you.